नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान के अंदर पहले चरण में जिन 12 लोकसभा सीटों पर 19 तारीख को मतदान होना है, आज शाम 6 बजे यानी लगभग 1 घंटे के बाद वहां प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार का शोर थम जाएगा, इसका मतलब है कि जो बाहर के नेता वहां आकर बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो और सभाएं कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सभी को उस परिधि से बाहर जाना पड़ेगा। उस परिधि में सिर्फ वही बचेंगे जो वहां के लोकल लीडर हैं, या ये भी हो सकता है कि जो बाहरी प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहा है उसको वहां रहने दिया जाएगा। उसके बाद क्या शुरू होता है? उसके बाद शुरू होता है डोर टू डोर कैंपेन, जिसमें घर घर जाकर हाथ जोड़े जाते हैं और हाथ जोड़कर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में किसी भी पार्टी के लिए, जो सत्ता में है उसके लिए 5 साल और जो विपक्ष में है उसके लिए भी 5 साल, क्या जनता से सीधा संवाद करना मुश्किल हो जाता है कि अंतिम क्षण तक जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है? इन सब के बीच में सवाल यह भी कि जिस तरीके से प्रचार हुआ, जिस तरीके से सभाएं की गई, जिस तरीके से रोड शो किए गए, जिस तरीके से तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने जोर आजमाइश की, क्या वाकई में वो इस चुनाव को एक लोकसभा के मुद्दों तक ला पाए, या राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही ये पूरा प्रचार अभियान चलता रहा और उसमें जनता के मन तक क्या पहुंचा? आज बात इसी मुद्दे पर कि जब प्रचार थमेगा और डोर टू डोर शुरू होगा तो सियासी तौर पर क्या बदलाव इन 12 सीटों पर नजर आए। वैसे तो देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन राजस्थान की 12 सीटें हैं। उन 12 सीटों पर मुकाबला किस किस के बीच है, प्रोग्राम की शुरुआत उसी के साथ करते हैं। और जरा देखिए जो 12 सीटें हैं उसमें किस किस के बीच में मुकाबला है। शुरुआत करते हैं बीकानेर सीट से। बीजेपी राम के भरोसे है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और बीकानेर के अंदर भी। अर्जुना मेघवाल को एक बार फिर से टिकट दिया गया। खास बात यह है कि वो वैसे ही अपनी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार हैट्रिक लगाए उसके लिए उन पर दांव खेला गया। जबकि उनके विजयी रथ को रोकने के लिए जो विधानसभा का चुनाव हार गए गोविंदराम मेघवाल, उनको मैदान में उतारा गया और दोनों तरफ से मेघवाल को मैदान में उतारा गया। जमकर प्रचार हुआ है और अर्जुना मेघवाल के लिए बीते चुनाव में आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ही इज माय मैन, और इस बार भी उनके लिए जमकर प्रचार किया गया है। वहीं गोविंदराम मेघवाल के साथ कांग्रेस के लीडर नजर आए, लेकिन यह मुकाबला किस तरीके का रहेगा, जनता तक कौन से मुद्दे पहुंचे, अगली सीट का जिक्र करते हैं, क्योंकि 6 बजे से ये दोनों ही नेता जनता के बीच में नजर आएंगे डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। अगली सीट पर आइए जरा, क्योंकि 12 सीटें हैं। बीकानेर से हमने शुरुआत की क्योंकि यहां की भुजिया और मिठास दोनों ही बेहतरीन है। सियासत में भी मिठास और कड़वाहट दोनों होती है, और कड़वाहट का जिक्र किया तो देखिए राहुल कस्बा कड़वाहट की वजह से पार्टी ही छोड़कर चले गए। जिस परिवार की लगभग 3 दशकों से लेगेसी बीजेपी के साथ चल रही थी, वो बीजेपी से इसलिए छिटक गए क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि बीजेपी ने इस बार 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे, उनमें राहुल कस्बा भी है। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, 12 घंटे में उनको टिकट दे दिया गया। जबकि देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने देश का ना जाने कितनी बार नाम रोशन किया, एक बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन वो बेहतरीन खिलाड़ी क्या सियासी शतरंज के इस खेल के भी माहिर हो पाएंगे, ये भी दिलचस्प होगा। और उनके लिए जमकर प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार किया है। वहीं राहुल कस्बा अपने एक अलग वोट बैंक के साथ चल रहे हैं और ये कांटे का मुकाबला है। अगली सीट का रुख करते हैं, लेकिन हम जिक्र कर रहे थे 12 सीटों का। बीकानेर और चूरू के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट है श्रीगंगानगर। कुलदीप इंदौरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा, जबकि प्रियंका बालान श्रीगंगानगर से बीजेपी की तरफ से। दोनों ही नहीं चेहरे हैं, जनता किस पर विश्वास करती है देखेंगे। अगली सीट जरा लाइए, क्योंकि जिस तरीके से 12 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें यह सीट भी हॉट सीट है। हनुमान बेनीवाल पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इस बार कांग्रेस के साथ हैं। ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस के साथ थी, इस बार बीजेपी के साथ हैं। चेहरे नहीं बदले हैं, पार्टियां बदली है। जनता का भरोसा किस तरीके से रहेगा यह देखना दिलचस्प रहेगा। अगली सीट का रुख करते हैं। झुंझुनू से विजेंद्र ओला मैदान में, जबकि शुभकरण चौधरी को बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है।
कहा जा रहा है कि विजेंद्र ओला को कहा गया कि भाई आप चुनाव लड़िए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कितने दमदार तरीके से लड़ा गया ये परिणाम बताएंगे। सुमेधानंद सरस्वती को एक बार फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है, जबकि सीकर प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद कांग्रेस ने यहां समझौता किया और अमराराम को मैदान में उतार दिया है। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट कौन सी है, जहां 19 तारीख को वोटिंग होनी है। अगली सीट है जयपुर शहर। मंजू शर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा और कहा जा रहा है जयपुर की बेटी, इसी नाम से पूरा कैंपेन चल रहा है। जबकि हारे के सहारे के भरोसे प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। अनिल चोपड़ा यंग चेहरे को जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए अलवर की, तो एक तरीके से बीजेपी के चाणक्य की लिस्ट में आते भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया। एक लंबा अनुभव है, राज्यसभा सांसद हैं। दूसरी तरफ ललित यादव एकदम नए चेहरे हैं। अलवर के अंदर दोनों यादव को मैदान में उतारा गया। और कल जब हम अलवर को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कई ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत मैटर करते हैं। भरतपुर से रामस्वरूप कोहली को बीजेपी ने मैदान में उतारा, जबकि संजना जाटव को कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए और सीटों की, तो जरा देखिए अगली सीट कौन सी है। अगली सीट है दौसा। अभी आपने सुना भी था कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैयालाल मीणा को दौसा से बीजेपी ने मैदान में उतारा और मुरारी लाल मीणा जो कि विधायक हैं उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो ये दरअसल 12 लोकसभा सीटें, इसमें जाटव को दोनों ही तरफ से उतारा गया है। इंदू देवी जाटव को करौली धौलपुर से बीजेपी ने और भजनलाल जाटव को कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है। तो ये दरअसल 12 सीटें जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी, बीकानेर संभाग प्रभारी लक्ष्मण राघव जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान और भरतपुर संभाग प्रभारी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि अब 6 बजे लगभग 40 मिनट के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। आपको क्या लग रहा है, जोर आजमाइश क्या दोनों पार्टियों की तरफ से ज्यादा की गई और चुनाव लोकल रहा या राष्ट्रीय ही रहा? देखिए, प्रचार का शोर तो थम रहा है, लेकिन इस बार शोर ज़्यादा दिखाई नहीं दिया है। शोर हुआ ही नहीं, ज़्यादा सुनने को नहीं मिला। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दे भी है, लोकल मुद्दे भी हैं। कांग्रेस है वो लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो अभी हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, बार बार राम का नाम ले रहे थे, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों में शेखावाटी और शेखावाटी से जुड़ा क्षेत्र आता है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ये कहा जाता है कि चुनौतीपूर्ण मुकाबला है, काफ़ी अच्छे मुकाबले हैं। खासकर सीकर की बात करें, झुंझुनू की बात करें, चूरू की बात करें, ये वो सीटें हैं जहाँ पे अगर विधानसभा चुनाव में अगर हम जाएँ तो कांग्रेस यहाँ मजबूत दिखाई देती है आंकड़ों में। लेकिन परिणाम लोकसभा में क्या रहता है ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये वो ही सीटें हैं जिन पे कह सकते हैं कि जिन लगातार जो बात कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है कुछ सीटों पे। इस बार कांग्रेस जो दावे कर रही है कि हम 2 अंकों में जीतेंगे, तो ये 2 अंकों क्या जो दावे वाली सीटें हैं उनमें ये जो 12 आपने बताई है वो है। क्योंकि देखिए, इन 12 सीटों का कितना महत्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, वो भी मानती है चुनौतीपूर्ण है कि इनमें से 8 पे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो खुद सभा किए हैं, उनके कार्यक्रम रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बात करें तो राहुल गांधी है, वो आए थे, अनूपगढ़ आए थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और जो स्थानीय नेता है कांग्रेस के, चाहे अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो या सचिन पायलट हो, उन्होंने पूरा जो चुनाव प्रचार किया है। कोशिश की है कांग्रेस की तरफ से कि स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको भुनाया जाए, उनके आधार पे जो भाजपा से मुकाबला किया जाए। और भाजपा जहाँ तक है, चूँकि उनके उम्मीदवार है वो भी जो कहते हैं कि मोदी की नाव में सवार है, कि जो भी पार लगना है उसी से पार लगना है, वही खेरनहार है। ठीक है, लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मण भाई, अगर समझे तो जो चुनाव प्रचार अभी तक खत्म हुआ है उसका हम मतलब निकाले कि एक इमारत बनकर तैयार हो गई है। अब जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा वो दरअसल प्लास्टर होगा, डेकोरेशन होगा, और अंतिम के 12 घंटे या कहीं कि अंतिम जो रात होती है उस दिन क्या क्या बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है, उसको आप कह सकते हैं कि अलग से कुछ जनता को लुभाने के लिए टॉप अप्स होते हैं, जिसका हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। और हम कह भी रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा हो तो हमें बताइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। लेकिन बीकानेर का मिजाज क्या रहा?
और देखिए विजेंद्र, मैं इस वक्त वैसे चूरू संसदीय क्षेत्र में खड़ा हूं। आपको ध्यान होगा अभी थोड़ी देर पहले भजनलाल शर्मा ने अपना यहां पर शोभा यात्रा का स्वागत किया था। जहां तक मिजाज की बात है, मौसम में ठंडक आई है, बादल छाए हुए हैं और आंधी चल रही है हल्की सी, तो मुझे लगता है प्रचार थमने के साथ थोड़ा सा ठंडक आई है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत देशज कहा जाता है, देशी शब्दों में कहा जाता है कि ये जो रातें होती हैं, जो नज़दीक आती हैं, कत्ल की रात कहलाती हैं। बहुत कुछ उनमें घटता है, प्रत्याशी घर घर तक जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनका ना हम समर्थन करते हैं, ना इलेक्शन कमीशन समर्थन करता है, वो होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यदि हम बात करें, चूरू में राहुल कस्वा और देवेंद्र झाझड़िया की सीधी टक्कर है। दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों ने दम लगाया। प्रधानमंत्री मोदी, भजनलाल शर्मा ने सभा की। उधर जो है गोविंद डोटासरा के सहारे लगातार राहुल कस्वा भी मैदान में है। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। गोविंद मेघवाल उनके सामने हैं। अर्जुन मेघवाल बड़ा चेहरा है, आप जानते हैं, कानून मंत्री हैं, दलित नेता हैं। यहाँ पर परिणाम तो खैर जनता बताएगी, लेकिन जो राजनीतिक समीक्षक हैं, जो आप जैसे लोग हैं, वो ये मानते हैं कि तुलनात्मक रूप से इस बार अर्जुन मेघवाल को टक्कर मिली है। अब टक्कर का परिणाम क्या होगा वक्त बताएगा। और श्रीगंगानगर में सिटिंग एमपी की टिकट काटी गई थी निहाल चंद की, उनकी जगह जो है प्रियंका बालान को टिकट दी गई थी। कुलदीप इंदौरा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी कुछ ऐसे मुद्दे बने थे, जैसे प्रियंका बालान जो है उनको लेकर कुछ बातें हो रही थी। आज वहां पर सिद्दीक कुमार, ये भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चूंकि महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर बसाया था, ऐसी बात कहते हैं, और पूर्व महाराजा से वो जुड़ी हुई है, चौथी बार विधायक बनी, तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यानी मुख्यमंत्री से लेकर सीनियर विधायक तक, जाति पाति तमाम जो गणित खंगाले जा रहे हैं, तमाम चीजें ये कोशिश की जा रही है, दोनों ही दल अपनी अपनी पाले में जो है लोग आए, जनता आए, ऊंट उनके करवट बैठे, ये सब कोशिशें हो रही हैं। मेरे से भी ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि दो तरीके की सियासत होती है, एक होती है एसी कमरों में बैठकर, दूसरी होती है चाय थड़ी ठेले वहां की सियासत को समझना। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई बड़ी बड़ी सभाएं हो चुकी हैं, पेपर वर्क सबने कर लिया होगा पार्टियों ने, लेकिन नीचे का मिजाज क्या है? जब कोई चाय पी रहा है तो क्या बातें हैं किसी सीट को लेकर, किसी पार्टी को लेकर, और रिएक्शंस क्या है? देखिए विजेंद्र, चुनाव में भागदौड़ भरी लाइफ होती है किसी भी रिपोर्टर की, जो फील्ड में होता है उसे इसी तरीके से ग्राउंड जीरो पे जानकारी भी लेनी होती है। जब ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके लोग व्हाट्सएप की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई हर आदमी के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन आप एक बार रैंडमली सर्वे करेंगे तो इंसान हर हाल में किसी भी कीमत पर मोबाइल चाहिए होता है, तो मोबाइल पर वो सारा रुझान जानने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से अपडेट लेते हैं। लेकिन मैं इस वक्त, ये मेरे पीछे आपको दिखाई देंगे, एक मिठाई की दुकान पर ही रुका। मुझे लगा कि कुछ लोग मिठाई खा रहे थे, इनसे मैंने मिजाज भी पूछा, तो इनका कहना था कि भाई वो दौर गया जब लोग झंडा लेकर गली गली घूम रहे हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं। अब आपस में व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को सूचना दे दी जाती है कि किसे जिताना है, किसे हराना है, कौन बैटर है। लेकिन ये जो पूरा बेल्ट है, जिस बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ ये चुनाव है, ये पूरा की पूरा बेल्ट एक ऐसा बेल्ट है कि आप दौसा से करौली, धौलपुर, ये पूरा शुरू होते जाइए धीरे धीरे। जो जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस अपने आप को इन सीटों ईवीएम बताएगी क्या कुछ होना है और क्या कुछ नहीं होना। अंतिम फैसला ईवीएम का होगा और जनता का होगा। लेकिन पिछली बार में और इस बार में एक बड़ा अंतर इस बार हम पाते हैं। पिछली बार जो स्थितियां थी वो हा हुल्ला बहुत ज्यादा था, इस बार हा हुल्ले की बजाय लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को, इवन जब मोबाइल में किसी भी गाने को भी सुनते हैं, स्पॉटिफाई या कोई भी ऐप खोलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का विज्ञापन दिखता है। जब उन इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी दिखते हैं। किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो पीएम मोदी। तो वहीं भजनलाल ने पूरा चुनाव लगातार संभाले रखा। सीपी जोशी चूंकि अब खुद दारोमदार पूरा भजनलाल के ऊपर आ गया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरीके से इन सीटों पर चुनाव लड़वाए। तो यही कारण था कि भजनलाल शर्मा अभी तक भी, थोड़ी देर पहले तक भी बांदी हुई थे, फिर अब दौसा आ जाएंगे, कार्यक्रम है। उससे पहले सरदार शहर जो लक्ष्मण राघव बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में थे, तो उनके ऊपर दारोमदार था।
वहीं कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे थे जो इस चुनाव में नहीं दिखाई दिए, जिसे लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या उन्हें बुलाया नहीं गया या वो नहीं आए। ये ठीक है ऐश्वर्या, लेकिन ये भी सवाल है कि उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो नाराजगी है, उसका पार्टी को कितना नुकसान होगा। आप जो कह रहे हैं वो इशारा पार्टी भी समझ रही होगी और जनता भी समझ रही होगी। रवि कटार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जरा बताइए, भरतपुर का मिजाज प्रचार के दौरान कैसा रहा? देखिए विजेंद्र, अगर भरतपुर की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने ज़्यादा बड़ी सभाएं यहाँ नहीं की हैं। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह ने यहाँ कमान संभाली थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भजनलाल शर्मा, उन्होंने कमान संभाली, एक रोड शो किया और 2 दिन वो भरतपुर में रहे, जहाँ अलग अलग समाजों के साथ उन्होंने बैठक की। हालांकि कुछ नाराजगी जो थी वो जाट समाज में थी, जाट आरक्षण को लेकर थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग समाजों के साथ जब बैठक करी तो एक जाट समाज के साथ बैठक करी और लगभग करीब 70 से 80% जो जाट समाज के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया उसमें लोग पहुंचे और उनको मनाने का प्रयास किया। अब सीधी स्थिति जो टक्कर है वो बीजेपी की जो रामस्वरूप कोहली है और कांग्रेस की जो संजना जाटव उनके बीच में है। लेकिन ये बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एन टाइम पर यहाँ पहुंचकर भरतपुर तक बीजेपी से एक बार जान छूटने की बात सामने आई, क्योंकि जाट समाज नाराज था बीजेपी से, क्योंकि जाट आरक्षण को लेकर अभियान चलाया गया था गांव-गांव जाकर, लेकिन उसके बाद जो कमान है वो मुख्यमंत्री ने संभाली और जो नाराजगी थी वो मुख्यमंत्री ने उनकी दूर की। तो ऐसे में अब जो है एक सीधी जो फाइट है वो संजना जाटव रामस्वरूप कोहली के बीच में है। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आने के बाद कुछ हालात जो है बीजेपी के बदले। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे रवि। नरेश, क्योंकि 12 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, मेरा सवाल वही घूम फिर कर कि ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा टॉप लीडरशिप को यहाँ बुला नहीं पाई। और कल जब मैं बात कर रहा था तो मेरा विश्लेषण ये था कि शायद कांग्रेस चाहती है कि ये चुनाव लोकल रहे, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो गया तो फिर इनके पास चेहरा नहीं, या चेहरा उस तरीके से नहीं कि जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को टक्कर दे सके। क्या इसलिए टॉप लीडर जो दिल्ली के हैं उनको इस चुनाव से दूर रखा गया? विजेंद्र, गोविंद सिंह डोटासरा का मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था कि आपके झंडे बैनर क्यों नहीं दिखाई देते, तो उन्होंने कहा था साहब हमारे खाते बंद है, पैसे नहीं हैं, इसलिए हम झंडे बैनर नहीं लगा पा रहे हैं। झंडे बैनर तो भाजपा के दिख रहे हैं लेकिन हमारे कैंडिडेट मजबूत है। तो जो आप कह रहे हैं शायद वही रणनीति उनकी रही होगी कि कैंडिडेट के आधार पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लोकल मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। जब बड़े नेता की सभा कराई जाती है तो उसमें काफ़ी तामझाम होता है, काफ़ी खर्चा होता है और काफ़ी समय भी उसमें लगता है, क्योंकि संगठनात्मक स्तर पर अगर हम देखें तो भाजपा का संगठन मजबूत है, जहाँ पार्टी को जो जिम्मेदारी रहती है कार्यकर्ता करते हैं। कांग्रेस में अभी ऐसा नहीं, क्योंकि हर जगह जो है कुछ न कुछ नेता कार्यकर्ता वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो ये चाहता है कि मैं कांग्रेस का सिंबल हो, मेरी जो खुद की जो मेहनत है वह है, और उसके बाद लोगों से ज़्यादा मिले, उन पर का फोकस रहा है। और यही कारण है कि छोटे छोटे रोड शो है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ हैं, विधानसभा वार सभाएँ हैं, इन पे फोकस रहा है। बड़ी सभा सिर्फ एक राहुल गांधी की हुई थी, जहाँ अभी लक्ष्मण भी उसके बारे में बताएंगे, वहाँ पे हुई थी। और ख़ास बात ये भी है कि कांग्रेस का जो वॉर रूम है उसमें जब हमने पता किया था कि किन नेताओं की डिमांड है सबसे ज़्यादा, तो राष्ट्रीय स्तर के ज़्यादा नेताओं के नाम नहीं लिए थे उन्होंने। वो तो कह रहे थे कि अशोक गहलोत को बुला लो, गोविंद सिंह डोटासरा आ जाएंगे, दो चार वो डायलॉग करेंगे तो पब्लिक है उनसे वो उनमें ठीक आ जाता है। सचिन पायलट को बुला लो, और फिर ज़्यादा ही राष्ट्रीय नेता को बुलाना है तो प्रियंका गांधी की सभा करा दो। तो ऐसे में उनकी जो डिमांड थी वो यहीं तक की थी। उसके अनुरूप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के लीडर ये नहीं चाहते कि वो आकर सभा करें। उनको पता है कि कौन से नेता सीधे कनेक्ट हो सकते हैं या किनका रुझान अभी भी जनता के बीच में बचा हुआ है। आप ये कह रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ज़्यादा डिमांड नहीं है राजस्थान में, क्योंकि जो जहाँ पे ये चुनाव है बीच से, जो शेखावाटी बेल्ट की हमने बात की है, बीकानेर से जुड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे उनके भाषण का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो वहाँ के जो, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वहाँ पे आपको बिजली की बात करनी पड़ेगी। जैसे अमराराम अगर चुनाव लड़ रहा है गठबंधन पे, तो अमराराम लोकल आदमी है, सड़क पे बैठ जाता है, वहीं खाना खा लेता है, ऐसे लोग उनको चाहिए, ऐसे ही बात करने वाले चाहिए।
और गोविंद सिंह डोटासरा तेजल सुपर डुपर पे 2-4 डांस कर लेते हैं, डायलॉग जो राजस्थानी में मारते हैं, वो लोगों को वो चाहिए। अशोक गहलोत चूँकि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो लोगों से कनेक्ट है, सबको जानते हैं, वो चाहिए। तो यार अगर हम बात करें करौली धौलपुर की, हम भरतपुर की, दौसा की, यहाँ सचिन पायलट चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट है, उनका भाषण जो यहाँ के जो उनके जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको प्रभावित करता है। आप देखिए, एक और रोचक बात मैं बताता हूँ आपको। आपने कहा कि प्रचार का ज़्यादा नहीं है, इस बार प्रचार का एक तरीका बदल गया। 2 उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जयपुर शहर जहाँ भी चुनाव है, जयपुर शहर में प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिर्फ एक भजन पे पूरा चुनाव लड़ा है। राम के वंशज की बात उन्होंने छोड़ दी, खाटू श्याम जो है उनका सहारा ले लिया, हारे के सहारे नाम का भजन उनका चल रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं उनका रोड शो देख रहा था राजधानी जयपुर में, जो 4 दीवारी इलाका है, वहाँ भी उन्होंने पूरे रोड शो में कोई नारेबाजी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ जो भजन था एक उनका वो उन्होंने लगा रखा है। दूसरा उदाहरण, गोविंद सिंह डोटासरा जहाँ भी जाते हैं, तेजल सुपर डुपर करके एक लोकगीत है, भजन है, वो चलता है, और जब भी उनका वहाँ पे भाषण खत्म होता है वो डांस करते हैं, लोगों को पसंद आता है। तो ये 2 नए तरीके, आपने अभी जो पूछा था सवाल कुछ देर पहले कि प्रचार किस तरह का रहा, तो ये 2 नए तरीके जरूर इजाद किए थे। जो काम अभिनेता किया करते थे वो काम भी अब राजनेता ही कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, पैसों की कमी की वजह से, ये भी कह सकते हैं। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ऐश्वर्या, क्योंकि 2 अलग तरीके की कन्वर्सेशन है। शायद कांग्रेस की रणनीति ये रही इस बार कि भाई राष्ट्रीय नेताओं को नहीं लाते हैं, लोकल लीडर के साथ काम करते हैं, उससे चुनाव लोकल बना रहेगा और मुकाबला राष्ट्रीय नहीं होगा। दूसरा बीजेपी है जो हर हाल में इस मुद्दे को, इस चुनाव को राष्ट्रीय करना चाहती है, और इसलिए लोकल इश्यूज बहुत कम रहे। प्रधानमंत्री मोदी, राम मंदिर, धारा 370, जम्मू कश्मीर और इसके साथ विदेश में भारत का डंका बजना, ये ज्यादा सुनाई दिया। तो क्या बीजेपी की क्रेडिबिलिटी सारी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आकर टिक गई है? क्योंकि वो जो गले में भी डाल रहे हैं उसमें भी प्रधानमंत्री अब दिखाई देने लगे। देखिए विजेंद्र, जब प्राचीन काल में युद्ध हुआ करते थे तो राजा के पीछे सेनापति और बड़े योद्धा होते थे। सेनापति के साथ 3-4 बड़े योद्धा होते थे जो जब सामने खड़े होते थे तो पीछे की जो पूरी सेना थी उसमें जोश जगा जाता था। तो यही कारण है कि एक तो लोकल लीडर होते हैं और राष्ट्रीय नेता होते हैं। नरेंद्र मोदी किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो एक हवा चलाकर चले जाते हैं। वैसे ही कांग्रेस अपने लीडर्स के लिए मानती है। भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को माने, और राष्ट्रीय नेता अशोक गहलोत भी हैं, हेगड़े भी हैं, सारे राष्ट्रीय नेता ही माने जाएंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले नरेंद्र मोदी के दम पर, तो दूसरा अमित शाह के दम पर, ये 2 लीडर ऐसे हैं। इन लीडरों की सभाओं की डिमांड, और तीसरे योगी आदित्यनाथ, जिन्हें सभी जानते हैं कि किस मिजाज के हैं। यहाँ पर जो नरेश ने कही कि इस पूरे चुनाव में एक चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ याद आई, तो मैं नरेश एक चीज़ और जोड़ दूंगा अपडेट करते हुए। एक जब गोविंद सिंह डोटासरा के फटकारे नाम से चर्चाओं में आते हैं तो रिछपाल मृधा को नहीं भूला जा सकता। रिछपाल मृधा का जो कहने का अंदाज है वो एक बार वो बोलते हैं और शाम तक हर आदमी के मोबाइल में वो घूमते हुए चला जाता है कि रिछपाल मृधा साहब आज क्या कह रहे हैं। और ठेठ ग्रामीण और देहाती आदमी है जो भाषा नहीं पकड़ता, वो 4 बार मोबाइल में लगा के सुनता है कि यार क्या बोल गए। कुछ एक शब्द समझ में आते हैं, लेकिन ये करण सिंह उसी अंदाज में आते हैं, लेकिन वो खुद प्रत्याशी रह गए नरेश। और इस पूरे प्रकरण में, पूरे चुनाव में एक चीज़ और इस बार महत्वपूर्ण देखी गई। वो चीज़ ये देखी गई कि यहाँ पर ये चुनाव सीधे तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने टोटली राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा है, और जिसमें खास तौर पर देश की अस्मिता की, राष्ट्रीयता की बात करते हुए, और कांग्रेस ने ये चाहा है कि ये चुनाव उनकी योजनाओं को लेकर तो बात हो, लेकिन राजस्थान में सियासी जातीय संतुलन जो उसे फायदा देता है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। यहाँ पर यदि जातीय फायदा कांग्रेस ले जाती है तो कांग्रेस के लिए प्लस होगा, और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जातीय फायदा ले जाती है तो उनके लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा दारोमदार है, वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 100 दिन के कार्य। मुख्यमंत्री के क्या कुछ बड़े कार्य ऐसे हैं जो सभी के सामने नजीर बन सके, जिनमें ERCP से लेकर आए, लेकिन लोगों को वो याद दिलाने पड़ते हैं। जिस दिन वो घोषणा होती है उसके 10-5 दिन में लोग भूल ना जाएं, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें याद दिलाकर आते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि पहले चरण का जो रिजल्ट आएगा
और दूसरे चरण का रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट जो है वो भी बड़ा रोचक सा नजर आएगा, जो मैं यहाँ पर सिद्ध कर रहा हूँ। रिजल्ट का मतलब मेरा हार जीत से नहीं है, वोटिंग जरूर देखिएगा कि कहाँ किसने ज्यादा वोट पाए हैं और किसने कम वोट पाए हैं। इस पूरे चुनाव में शाम तक मैं यही अपडेट लेता रहा अभी तक इन सीटों को लेकर। तो इनमें एक चीज नजर आती है, जैसे कल ज्योति मृधा के कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा पहुंचे, तो जैसे ही वह भगवा में पूरा वातावरण हुआ, लोगों ने एकदम माहौल चेंज कर दिया। लोग बोले नहीं साहब यहाँ तो ज्योति जीत रही है। आगे जाके पता करते तो हनुमान बेनीवाल के साथ पूरी की पूरी फौज जाती है, तो लोग कहते हैं नहीं साहब ये तो हनुमान की फौज जा रही है। लेकिन आखिरी जो कल का दिन है, कल के दिन में जो 2% 1% वोटर है, उसके मन मस्तिष्क में कौन फिट बैठता है, उसके मन मस्तिष्क में कौन कितना ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख पाता है, वही महत्वपूर्ण होगा। कल का दिन है विजेंद्र, वही महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है ऐश्वर्या, मैंने बीच में आपको टोका नहीं। आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की तो डिमांड है ही, हर कोई चाहता है कि वो आए। दूसरा नाम आपने लिया अमित शाह का, और तीसरा नाम आपने लिया योगी आदित्यनाथ का। राष्ट्रीय अध्यक्ष की डिमांड नहीं बीजेपी में? देखिए, जेपी नड्डा रणनीतिकार है, बड़े रणनीतिकार है, और उन्हें इस पूरे चुनावी दौर में रणनीति बनानी पड़ेगी। डिमांड उनकी है, लेकिन रणनीति उन्हें बनानी पड़ेगी। यदि जेपी नड्डा रणनीतिकार के तौर पर यहाँ पर अपने आप को व्यस्त नहीं रखे, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सीटों को लेकर संयोजन की व्यवस्थाओं को बेटर तरीके से देखें, क्योंकि संगठन के बड़े व्यक्ति हैं और अमित शाह चीज़ों को साधना जानते हैं। अमित शाह जिस राज्य में जाते हैं तो 1 घंटे की मीटिंग में चीज़ों को साध के आ जाते हैं, और नरेंद्र मोदी जिनका चेहरा ही कमाल है, जहां होकर निकल जाते हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार कर जाते हैं। तो विजेंद्र यही बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे तो राजस्थान में 3-4 नेता विजेंद्र ऐसे भी हैं जिनका नाम आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। इन चुनावों में उनकी कमी बड़ी खली है। वो नेता जिनमें 2 नेताओं की कमी खासतौर पर खली है कि वो 2 नेता आखिरकार क्यों नहीं उस अंदाज में दिखाई दिए जिस अंदाज में देखा जाना चाहिए था। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, हो सकता है पार्टी जनरेशन शिफ्ट आगे कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर 6 बजे प्रचार का शोर थम रहा है तो फिर जो डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा उसको लेकर किस तरीके की गाइडलाइन जारी होती है, किस तरीके से डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है, और उस दौरान ऐसा क्या करने पर आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है जिससे नेताजी को बचने की जरूरत है। लेकिन हम बात करें सिंहासन की उन 12 सीटों की जिस पर 19 तारीख को वोटिंग होनी है। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं और साथ में रवि कटारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, सवाल आपसे है सर, जरा बताइए दौसा की सियासत में अभी भी कुछ चल रहा है जो बदला जा सकता है डोर टू डोर कैंपेन के दौरान? देखिए, बिल्कुल दौसा का जो चुनाव है बहुत रोचक चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस, यानी दोनों पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला है। और कहीं ना कहीं जो बात करें, जैसे आज की ही बात करते हैं, तो जो मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने जो ये चुनाव का जो आखिरी जो दौर जो है, प्रचार का जो आखिरी दौर है, चूँकि ठीक 6 बजे बाद में चुनाव प्रचार और सभाओं का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बांदीकुई में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक बार जो फिर है वो कथन दोहराया है कि राजस्थान में पूरी 25 की जो 25 सीटें हैं वो भाजपा जीतने जा रही है। और जहाँ तक बात करें तो जो सभा को, जो नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और जो एक तरह से उन्होंने एक नया नारा दिया है कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो निश्चित रूप से जो लीडर जो हैं, चुनावी जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं लगातार। चूँकि कांग्रेस की जो सभाएं हैं वो भी लगातार सभाएं हो रही हैं। खुद प्रियंका गांधी जो है वो बांदीकुई में ही चुनावी सभा को संबोधित करके 2 दिन पहले ही चुनावी सभा को संबोधित करके गई हैं। तो निश्चित रूप से जो दौसा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं रोचक हो रहा है, बिल्कुल हॉट हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है वैसे चुनावी जो गर्मी है वो लगातार। लक्ष्मीकांत जी, जरा ये भी बताइए, क्योंकि दौसा में जो टिकट बट, चलिए वापस दौसा का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत, सवाल दरअसल आपसे ये था कि दौसा में मुरारी लाल मीणा को टिकट दिलाना आप भी जानते हैं और दौसा की जनता भी जानती है कि किन्होंने टिकट दिलाया, तो उन्होंने कितनी जोर आजमाइश की
प्रियंका गांधी की सभा का क्या असर वहां दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है उनके पीछे जो चेहरे खड़े हैं उनका कितना असर वहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ गए वहां। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक पहले आपने सवाल कांग्रेस का किया है, तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का आना, लगातार सचिन पायलट जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, चूँकि दौसा से वो लगातार जुड़े रहे हैं, उनके जो पिता है वो यहाँ पर सांसद रहे, उनकी माता है वो सांसद रही और खुद भी दौसा से सांसद रहे, तो निश्चित रूप से जो सचिन पायलट हैं उनकी पकड़ दौसा में है। खुद जो पूर्व सीएम जो अशोक गहलोत हैं वो भी गीजगढ़ में सभा को संबोधित करके गए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से जो ताकत है वो पुरजोर ताकत है, यानी कांग्रेस के जितने भी जो नेता है उनको चुनाव में उतारा है। तो दूसरी ओर जहाँ भाजपा की बात करें तो जो भाजपा के सबसे जो सुप्रीम लीडर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद दौसा में रोड शो करके गए हैं और कहीं ना कहीं उनके रोड शो के मायने हैं, और उनके रोड शो में जो सबसे बड़ी जो राजनीति या सबसे बड़ी जो सियासत कहें वो जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को और जो प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा है उन दोनों को एक जीप में बैठा करके निकालना, इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। चूँकि किरोड़ीलाल मीणा जो हैं पीएम की रोड शो के बाद में लगातार जो चुनावी दौरे हैं उनको तूफानी दौरा उनका कहा जा सकता है, हर गांव में जाकर के सभा कर रहे हैं, और चूंकि एसटी वोट जो है वो दौसा ज़िले में काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी प्रभावी वोट हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल मीणा का सक्रिय रूप से एज उम्मीदवार प्रचार करना वो भी दौसा के जो सियासी समीकरण है उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो दोनों ही दलों की बात करें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने ही अपनी जो ताकत है वो जो की, और सबसे अहम बात आज चुनाव के दौरान अपने साथ रथ में सवार किया था, क्या उसकी वहां चर्चा होती है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मैसेज है प्रधानमंत्री ने, चूंकि जो किरोड़ीलाल मीणा है वो एसटी में अपनी काफ़ी पकड़ रखते हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इम्पोर्टेंसी दी ही, अपने साथ बैठा करके रोड शो में रखा, तो उसके अपने राजनीतिक मायने हैं। चूँकि एक सबसे बड़ा जो एक चुनावी मुद्दा जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से उठाया जा रहा है वो एसटी आरक्षण को लेकर के है, यानी उनका ये हमेशा आरोप रहा है कि कांग्रेस जो है वो एसटी आरक्षण खत्म करने की अफवाह यानी भ्रम जो है वो फैला रही है। तो निश्चित रूप से खुद किरोड़ीलाल मीणा इस चुनावी मैदान में उतर करके जगह जगह सभाएं करके ये मैसेज दे रहे हैं कि इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अलवर का रुख करते हैं क्योंकि अलवर की सीट भी बेहद रोमांचक बनी हुई है और अलवर से हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फजल हुसैन की सुन रहे थे, उस पर नहीं जाते, लेकिन जरा ये बताइए कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार के दौरान किस तरीके की जोर आजमाइश की गई और कौन आपको प्रचार प्रसार में ज्यादा दमदार नजर आया? देखिए, तीनों ही पार्टियां ये कहें कि बसपा भी अलवर में जोर शोर से प्रचार किया और बसपा सुप्रीमो मायावती आज प्रचार कर गई, तो शायद राजस्थान में अकेला एक लोकसभा है जहां मायावती आई और प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस भाजपा के भी दिग्गजों ने यहां प्रचार किया। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में वो अलवर ग्रामीण से आते हैं, लगातार उनकी ओर से प्रचार किया गया। जितेंद्र सिंह जो एआईसीसी महासचिव हैं, 2 राज्यों में प्रभारी भी हैं, उन्होंने इस चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाली, लेकिन भाजपा में कहीं ज़्यादा दिग्गज नेता नजर आए। अमित शाह ने यहाँ पे रैली की, मुख्यमंत्री ने आज भी रैली की। इससे पहले जब नामांकन करना था भूपेंद्र यादव ने, उसके नामांकन में एक सभा अलवर शहर में की, तो दोनों जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभाएं की। खुद भूपेंद्र यादव दिग्गज नेता हैं भाजपा में, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार खुद प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, उन्होंने यहाँ पे 3 जगह सभाएं की ताकि भाजपा के पक्ष में सैनी मतदाताओं को ला सकें। जगदम्बिका पाल जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज भी एक सभा में मौजूद थे। अमित शाह ने यहाँ पे हरसोली में एक सभा की जिसमें भाजपा के लिए वोट मांगे थे। कह सकते हैं कि भाजपा जो है वो ज़्यादा आक्रामक इस पूरे चुनाव में थी, ज़्यादा आक्रामक थी, ज़्यादा
प्लानिंग से चुनाव लड़ रही थी। और एक जो कांग्रेस में कहीं समस्या या कमी कहें जो हम देख पाए, प्रियंका गांधी का जो रोड शो हुआ अलवर में, उसके बाद कांग्रेस में बड़े नेताओं का कोई रैली, कोई सभा, कोई रोड शो नहीं हो पाया। 15 तारीख के बाद 2 दिन गुजर गए, 16 और 17, आज 17 थी, जब सुबह कांग्रेस के लोगों से मीडिया कर्मी पूछ रहे थे कि आज कांग्रेस कौन से बड़े नेता को अलवर ला रही है, कहां बड़ा कार्यक्रम कर रही है, तो कांग्रेस के पास उसका जवाब नहीं था। क्या कांड रहा पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने लास्ट के 2 दिन में चुनाव प्रचार में पिछड़ी है और बड़े नेताओं में या बड़ी रैली या बड़े रोड शो नहीं किए हैं। ठीक है अश्विनी, एक और सवाल आपसे। सवाल दरअसल आपसे यह है कि कहा यह जा रहा है, और जब हम इस सीट को डिस्कस भी कर रहे थे स्टूडियो में सिंहासन प्रोग्राम के अंदर, तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी ने कहा था कि अगर भंवर जितेंद्र वहां कैंडिडेट होते तो बीजेपी को मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ललित यादव वहां से एक बेहतरीन कैंडिडेट है। आप भी ये मानते हैं वहां से? हाँ, निश्चित तौर पर विजेंद्र है। पिछले 2 चुनाव जितेंद्र सिंह ने लड़े हैं, दोनों चुनावों में जितेंद्र सिंह अच्छे अंतराल से चुनाव हारे हैं। बीच में जब उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर कर्ण सिंह यादव को टिकट दिया गया था और डॉक्टर कर्ण सिंह यादव चुनाव जीते थे। अब स्थानीय और बाहरी का एक मुद्दा बनाया गया, लेकिन पिछले 2 चुनाव जब जितेंद्र सिंह ने लड़े थे तो दोनों चुनाव में ही महंत बालकनाथ हों या महंत चांदनाथ हों, वो हरियाणा की गद्दी से आते थे। भले ही महंत बालकनाथ का जन्म अलवर में हुआ हो, महंत चांदनाथ का जन्म अलवर में भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद वो दोनों चुनाव जितेंद्र सिंह के खिलाफ जीते थे और अच्छे अंतराल के साथ जीते थे। अब जब ललित यादव को टिकट दिया गया, वो मुंडावर से विधायक जीते हैं, हाल ही में 30,000 से ज्यादा के अंतराल चुनाव जीते, लेकिन यादव मतदाताओं को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस की ओर से थी कि कैसे यादव मतदाताओं का बंटवारा किया जाए ताकि कांग्रेस को। यहीं से मेरा सवाल है, अगर यादव वोटों में डाइवर्सन होता है तो फजल हुसैन इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं वहां, या फिर जो एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज, अगर मैं गलत नहीं तो 3 लाख से ज्यादा में वोटर इस सीट पर है, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस से छिटका रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में इस बात का तो लाभ मिला है कि कुछ यादव मतदाता कांग्रेस साथ आएंगे। उन इलाकों में जहां एक तरफा मतदान होता था वहां से एक तरफा मतदान नहीं हो, भले ही एक बूथ पर थोड़े वोट मिले, लेकिन थोड़े वोट मिल सकते हैं। दूसरी तरफ बसपा मैदान में, बसपा का अपना दावा है कि एससी का मतदाता, मेव मतदाता, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो सबसे ज्यादा मतदाता अलवर लोकसभा का बनता है। अगर वो दोनों एक साथ आ जाएं तो बसपा जीत सकती है, ये बसपा के नेताओं का दावा है। लेकिन साथ में ये बात भी है कि लगातार अगर पिछले विधानसभा का देखें या उससे पिछले विधानसभा का चुनाव देखें तो बसपा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अलवर जिले में बहुत ज्यादा रहा है। 2018 के चुनाव में 2 विधायक बनकर आए, तिजारा और किशनगढ़ बास, दोनों विधायक बसपा ही जीत कर आए। और अब इस बार भी बसपा का जो चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा वो अच्छा प्रतिशत रहा। तो इस तरह बसपा के नेताओं को लगता है कि अलवर में बसपा का मतदाता है और अगर वो साथ आता है तो चुनाव को त्रिकोणीय बनाएगा, ना केवल उनका ये दावा है कि अश्विनी आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश जी, सवाल अब आपसे इसलिए क्योंकि अब महज 1 मिनट के आसपास बचा है जब डोर टू डोर प्रचार शुरू होगा और ये जो कैंपेनिंग चल रही है बड़ी बड़ी, उस पर एक बड़ा फुल स्टॉप लगेगा पहले चरण के लिए। तो जरा ये बताइए कि भाई 6 बजे के बाद तो नेता या कोई भी बाहरी हो नहीं सकता, तो मानकर चलें कि सब लगभग निकल गए होंगे, निकलने की तैयारी कर गए होंगे। और लगभग जो अगर बाहर के नेता है तो वो राजस्थान से बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि 6 बजे बाद कोई रह नहीं सकता। एक बड़ी गाइडलाइन है विजेंद्र, जैसे प्रचार थमेगा हम उसके बारे में पूरी विस्तृत बताएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी आपने चर्चा की है दौसा सीट को लेके, अलवर सीट को लेके, ये वो सीटें हैं जिन पर हर किसी की निगाह है। तो जो उनकी जो टीम है, जो संगठन की टीम होती है पार्टी की, वो अपना काम करती है। प्रत्याशी का काम हो चुका है। प्रत्याशी तो जब प्रचार कर रहा था तभी 8 विधानसभा में नहीं जा पाता, पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं जा पाता, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि प्रत्याशी कुछ जा ही नहीं पाता, इसलिए चुनाव बड़ा होता है। जहां पार्टी तय करती है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस है, कि यहाँ आपको जाना है, ये सभा करनी है, बस प्रत्याशी उसके अनुसार चलता है। उनका खुद का कोई कि मैं चाहूँ कि यहाँ जाके सभा कर लूँ, सब कुछ पार्टी तय करती है। अगर हम इसको विस्तृत रूप से अगर देखें तो, क्योंकि एक जो गाइडलाइन लिखना अलग चीज़ है कि डोर टू डोर संपर्क करेगा। अब लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, कई जगह तो 150-200 किलोमीटर तक का लोकसभा क्षेत्र होता है, जाना मुश्किल होता है कि कोई सोचे कि एक दिन में 8 विधानसभा चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये जो समय जो होता है, अब जो समय होता है वास्तव में तो ये होता है चुनाव मैनेजमेंट का समय होता है
कि जो बूथ की व्यवस्था कैसे करनी है, वोटिंग जो करवानी है उसके लिए जो कार्यकर्ता है उनके साथ किस तरह से बात करनी है, उनको क्या गाइडलाइन उनके लिए जारी करनी है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जो प्रत्याशी है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, जहाँ उसके जाने की मतलब पार्टी को उसका फ़ायदा हो, वो भी पार्टी ही तय करेगी, क्योंकि पार्टी एक पूरा प्रोग्राम बनाती है। अभी जितने भी प्रत्याशी कहीं घूम रहे थे वो पार्टी तय करती है कि इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में जाना है। तो अब चूंकि प्रचार का शोर है वो खत्म हो चुका है, तो ऐसे में लेकिन एक और चीज नरेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरीके से डोर टू डोर प्रचार शुरू होता है या कहें कि भाई इस तरीके के प्रचार थमते हैं तो एक सप्लाई चेन शुरू होती है, और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा इलेक्शन कमीशन को कि उस सप्लाई चेन को काफी हद तक वो तोड़ने में कामयाब रहे, चाहे वो कैश फ्लो की हो, चाहे वो दारू की हो, चाहे वो पैसे बांटने की हो, जो भी है। आपको लगता है जो बाकी के 48 घंटे बचते हैं ये पार्टियों की उस कैश सप्लाई या फिर कहीं सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं, जिसमें डोर टू डोर प्रत्याशी तो नहीं पहुंचता लेकिन बाकी चीजें लुभावनी पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और इसको रोकने के लिए क्या किया जाए इसमें? देखिए विजेंद्र, ये बात सही है कि पहले से ज़्यादा अब कड़ाई है, इसलिए कुछ तो सख्ती हुई है, कुछ तो रोक लगी है। लेकिन अभी भी खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, बाहरी इलाके हैं, कच्ची बस्ती के जो क्षेत्र होते हैं, उनमें अभी भी जो आप सप्लाई बात करें, हम बात कर लेते हैं पैसे देने की बात होगी या शराब पहुंचाने की बात होगी, या वोटों को कहते हैं कि एक बल्क में कि यहाँ ये पूरा क्षेत्र है, ये उनको पैसे देंगे तो वोट आ जाएगा। इस तरह के प्रयास होते रहे हैं, अभी भी होते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, पुलिस की टीम है, ये तमाम जो है निगरानी भी रखती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद ये तमाम काम कहीं ना कहीं ज़रूर होते हैं। और रही आपने कहा कि अब किस तरह से आगे काम होगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप समझ लीजिए कितना खर्चा होता होगा, किस तरह से तमाम व्यवस्था करनी होती है। एक जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसमें करीब 200 से 250 बूथ होते हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में 8 कम से कम विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो मान सकते हैं करीब 2000 के लगभग बूथ होते हैं। एक बूथ पर जो है वो पार्टी का खर्चा करीब 1000 रुपये से 1500 रुपये तक होता है, जिसमें आप समझिए कि टेबल कुर्सी भी लगती है, चाय नाश्ते की व्यवस्था होती है। तो एक बूथ का खर्चा 1500 रुपये है, तो 2000 बूथों पे समझ लीजिए आप कितना खर्चा होगा। आपके 90-95 लाख की सीमा है वो तो कब की ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये जो व्यवस्था है, अब जो पार्टी के जो कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो चल रही है, वो हो रही है, बूथों पे जा रहे हैं, बूथ पे कौन बैठेगा, कौन अंदर बैठेगा, कौन बाहर बैठेगा, कौन पर्ची देगा, कौन जो है वो घर घर जाके जो है वो वोटर्स को लेके आएगा, ये तमाम जो काम है वो अब 48 घंटे में होते हैं। आज अब काम से शुरू हो गए। और जहाँ तक एक और इम्पोर्टेंट बात कि संभवतः है कि हर कोई ये जानना चाहता होगा कि अब कैसे प्रचार कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो हम आपको बता दें कि अब प्रत्याशी जो है वो किसी भी चुनावी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रह सकता, ठीक है, न ही वो संबोधित कर पाएगा। अभी हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे या अन्य प्रत्याशी सुन रहे थे, अब वो सीन हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि और ना ही जो चुनाव प्रचार के लिए किसी भी, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, वो उस पर अब नहीं आ सकता। जितने भी जो विज्ञापन जो चलते हैं, हम देखते हैं बैनर पोस्टर वगैरह देखते हैं, वो सब थोड़ी देर में हट जाएंगे, ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी जो कल्चरल कार्यक्रम के नाम पे भी आजकल जो है वोटर्स को बुलाया जाता है, वहाँ प्रत्याशी पहुँच जाते हैं, वो सब नहीं होता जब ये चुनाव का प्रचार थम जाता है। कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें प्रत्याशी हो, जिसमें लगे कुल मिलाकर एक लाइन में खत्म करें इसको नरेश जी की मासिस को आप सीधा अट्रैक्ट नहीं कर सकते भाई, मासिस को नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जो डोर टू डोर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप कोई संबोधित नहीं कर सकते 10-15 लोगों को भी इकट्ठा करके। आप गली में गए 15 लोगों को इकट्ठा करके संबोधन नहीं कर सकते। उस दौरान कितने लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, कुछ ऐसी भी गाइडलाइन है? 5 से 7 ज्यादा लोग, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, 5 से 7 लोग अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि जिस लोकसभा सीट पर आप हैं, आप खुद कह रहे हैं कि भाई वहां बाहरी का मुद्दा है, लेकिन कैंडिडेट तो रहेंगे, डोर टू डोर भी करेंगे, तो जरा ये बताइए अगर दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत हुई हो तो अब बाकी के 48 घंटों की रणनीति क्या है, और जिस सप्लाई चेन का हम जिक्र कर रहे हैं उसको तोड़ने की तैयारी क्या है? हालांकि फर्स्ट इंडिया खुद कह रहा है किसी को इस तरीके के प्रलोभन दिए जाएं तो फर्स्ट इंडिया को बताएं, हम उसको दिखाएंगे भी और एक्शन भी कराएंगे।
देखिए, चुनाव विजेंद्र साम दाम और दंड भेद की नीति कहता है कि चुनाव में सब चलता है। प्रशासनिक एक व्यवस्था है कि कैसे हर एक चीज़ को रोकी जाए, और अब संसाधन इतने आसान हो गए हैं, विपक्ष के लोग कार्यकर्ता इतने मजबूत हो गए हैं कि बहुत जल्दी सूचनाएं आती हैं। जिस तरह फर्स्ट इंडिया के पास छोटी सूचनाएं आती हैं, ऐसे प्रशासन के पास ही पहुंचती हैं। तो ये कोशिश रहती है कि कैसे किसी भी अनवांटेड चीज़ों को रोका जाए। जब किसी एक प्रत्याशी के समर्थक इस तरह की गतिविधियां करते हैं, दूसरे प्रत्याशी के समर्थक उसी गांव में, उसी गली में मौजूद होते हैं, वो उसके लिए विरोध करते हैं, प्रशासन के पास सूचनाएं देते हैं, और निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि प्रशासन अभी और सख्त है, इन मामलों को गंभीरता से लेता है चुनाव आयोग, गंभीरता से उन पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। और अब जब से आचार संहिता लगी है, राजस्थान भर का आंकड़ा लगा लिया जाए तो कितने 100 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं गाड़ियों में, और बाकी सामान जब्त किया गया है। तो इस चैन को तोड़ने के लिए तो प्रशासन निश्चित तौर पर काम कर रहा है। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को जिम्मेदारियां हैं, शक्तियां दी गई हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी हैं, अब डोर टू डोर जाना है, लेकिन डोर टू डोर ये कितने घरों तक या कितने गांव तक पहुंच पाएंगे, वो संभव नहीं होता है। डोर टू डोर का मतलब प्रत्याशी के लिए खासतौर पर लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को मॉनिटर करना हो गया है जिनको अब तक जिम्मेदारी दी थी। बूथ पर जो टीमें बनाई थी, अलग अलग मोहल्लों में जो टीमें बनाई गई, उनके ऊपर जो इकाई बनाई गई, ब्लॉक पे जो इकाई बनाई गई, उनको मॉनिटर करने का समय है। 24 घंटे अगले जो कल शाम तक होंगे, इनको मॉनिटर किया जाएगा। प्रत्येक घर तक कैसे कोई पर्ची पहुंचाने की बात है, वो पहुंचाने की बात है, कैसे संपर्क करने की बात है कि भाई ये इस बैलेट नंबर पे आपको वोट देना है। अलग अलग प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने बैलेट नंबर उन मतदाताओं को जाकर बताएंगे, घर में जाकर बताएंगे। ये जिम्मेदारी दोनों ही पार्टियों की ओर से, या कहें तीसरी बसपा भी अलवर में चुनाव लड़ रही है, तीनों पार्टियाँ जो निर्दलीय हैं उन लोगों की तरफ से जो भी प्रत्याशी है अपने समर्थकों को भेजकर मतदाताओं को ये बताएगा कि मेरा बैलेट नंबर ये है, इस पर आपको वोट करना है। खास तौर पर प्रशासन की ओर से ये व्यवस्थाएं भी होंगी कि बूथ पर कैसे आसानी से वोट डल सके। इससे पहले दिव्यांगों को, ओल्ड एज को घरों पर जाकर भी वोटिंग कराई गई है। तो निश्चित तौर पर वापस मैं आपके पास आऊंगा। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं दौसा से। लक्ष्मीकांत जी, जरा ये बताइए, दौसा संवेदनशील इलाका आता है, कितने संवेदनशील बूथ इस बार है, कितनी फोर्स को लगाया गया है, और क्या कुछ अलग से तैयारियां की गई है? देखिए, बता देना चाहता हूँ कि दौसा जिला है काफ़ी संवेदनशील है, चूँकि इतिहास जो है वो काफ़ी संवेदनशील दौसा का रहा है। लोकसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं जटिल प्रक्रिया के दौर से यहाँ गुजरता है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा प्रबंधों की बात करें तो जो खुद जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि 5 से 10 मिनट के अंतराल में कोई भी मतदान में व्यवधान होता है तो वो निश्चित उसे सॉर्ट आउट करेंगे। और जो कंपनियां हैं, जो CRPF की कंपनियां हैं, और जो बाहर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो तैनात की गई है। जहां तक सुरक्षा की बात करें तो सेक्टर के हिसाब से पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है उसको डिवाइड किया गया है। दौसा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, और एक जो विधानसभा है वो अलवर जिले की आती है, और 2 विधानसभा बस्सी और चाकसू जो है वो जयपुर जिले की आती है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए जो इलाके जहां से चुनाव दूसरे चरण में होना है वहां की फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो पहले से आ चुकी है, जिनका जो मतदान केंद्रों के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। और निश्चित रूप से जहां तक बात करते हैं जांच पड़ताल की, तो सुरक्षा को लेकर के चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी की गई है। चूँकि ये 2 दिन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, जिस तरह आश्विनी बता रहे थे और नरेश जी जो है वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के ये जो दिन है ये माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन जो है बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए रहता है कि कहीं से भी किसी तरह की सूचना मिलती है या इत्तला मिलती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, और चुनाव की जो पवित्रता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होने दिया जाए। ठीक है लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भाई डोर टू डोर संभव नहीं है, पैदल चलकर तो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन क्या ये व्यवस्था होती है कि भाई आप एक गाड़ी में आइए, 2 लोगों को साथ लीजिए, ओपन जीप तरीके से लीजिए, और सबकी तरफ हाथ लहराते हुए, हाथ जोड़ते हुए आप गली से गली निकलते चले जाइए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता विजेंद्र, ऐसा किसी भी तरह से मैंने कहा ना आप संबोधित कर सकते हैं, न किसी चुनावी जिसमें लगे कि चुनावी कार्यक्रम है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप हाथ लहराते हुए निकल जाए। हाँ, खुद अपने वाहन में जा रहे हैं और वाहन के अंदर ही हाथ जोड़ के बैठे हैं तो बैठे रहें, उसको कोई मना नहीं करेंगे।
लेकिन आप किसी तरह का संबोधन नहीं करेंगे, आपके साथ भीड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की गाड़ी में सनरूफ है और सनरूफ से बाहर आकर वो हाथ जोड़कर खड़ा है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, संभव नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकता, वो फिर चुनावी कार्यक्रम में आ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जहां भी लगे, जिस भी तरह से ये लगे कि हाँ ये मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उनसे एक चुनावी सभा रैली इसके रूप में संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि 48 घंटे जनता के लिए मंथन के लिए होते हैं, या वो जो लुभावने वादे, जो सभाओं, जो रोड शो का जो असर उनके दिमाग पर पड़ चुका होता है, उसको साफ करने के लिए होता है कि आप शांत मन से बैठिए, सोचिए और फिर वोट डालिए, आप ये कह रहे हैं? जनता बहुत होशियार है विजेंद्र, जनता अपना फैसला कर चुकी है, ये तो तमाशा देखती है कि कौन आता है, कौन कितनी बड़ी भीड़ दिखाता है, कौन कौन नेता आता है। चलो नेताओं को देखने आते हैं, हम कई बार देखते हैं कांग्रेसी जो कार्यकर्ता होते हैं वो मोदी को देखने जाते हैं जी। कई बीजेपी वाले राहुल गांधी को सुनने आते हैं कि आज राहुल गांधी क्या बोल जाते हैं, प्रियंका गांधी को सुनने आ जाते हैं, तो तमाशा देखते हैं। और देखिए आप देखिए कि कितना मजबूत जो चुनाव है इस बार, कितना अच्छा चुनाव है। अभी आपने दौसा की बात की, चलो उसी की बात कर लेते हैं। दौसा ऐसी सीट है प्रधानमंत्री भी आ गए, दौसा ऐसी सीट है जहाँ अभी मुख्यमंत्री थे, ठीक बात। दौसा ऐसी सीट है जहाँ प्रियंका गांधी भी आ गई, दौसा ऐसी सीट है सचिन पायलट भी जा रहे हैं, किरोड़ी मीणा भी जा रहे हैं, कई बार गुस्सा भी कर लेते हैं। तो दौसा न केवल चुनाव जो आप कहते चुनाव आयोग के अनुसार भी संवेदनशील है, राजनीतिक पार्टियों के अनुसार भी संवेदनशील है। ठीक बात। जितने भी बड़े लीडर है, जितनी भी ताकत हो सकती है, वो तमाम ताकत वहाँ पे झोंक दी गई है। तो ऐसे में अब जनता देखिए, जनता सभी को देखती है। आप अगर जुलूस में देखेंगे, आप रोड शो में देखेंगे, चार दीवारी इलाके की बात कर लेते, जयपुर की दौसा के पास अमित शाह आए थे, उसी क्षेत्र में रोड शो निकला था, वही लोग थे। अभी कुछ दोपहर में प्रताप सिंह रोड शो निकाल रहे थे, वही दुकानदार थे, वही रोड शो देख रहे थे। तो तमाम जो जनता है वो सब, उनको पता है कि मुझे किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को वोट देना है, किस क्षेत्र में उनकी क्या बातें हैं, वो सब तय है। और हाँ, ये सही है कि ये जो 48 घंटे है उसमें कुछ वोट चेंज होते हैं। ये वोट कैसे चेंज होते हैं? ये वोट वो चेंज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि खासकर वो तबका जो किसी प्रभाव में आ जाता है जी। इसके अलावा सामाजिक ताने बाने को लेकर भी प्रभाव डाला जाता है। ये अंदर ही अंदर कई मीटिंगें होती है इस तरह की कि भाई हाँ, ये समाज जो है, इस पार्टी के एक चीज हम पूरे प्रोग्राम में मिस कर रहे थे, हमने गाने का जिक्र किया था, हमने भजन का जिक्र किया था, हम शपथ का जिक्र करना भूल गए थे कि भाई हाथों में पानी ले लेकर शपथ दिलाई जा रही है इस चुनाव के अंदर। तो अब ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में ये भी हो सकता है कि सामूहिक रूप से मोहल्ले में बैठे सब कि चलिए हाथों में पानी लीजिए और शपथ लीजिए। होता है, धार्मिक स्थल का भी उपयोग होता है विजेंद्र। शहरों में आपको नहीं दिखाई देगा ऐसा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है। अपनी पगड़ी है वो रख दी जाती है समाज के सामने कि भाई मेरी लाज रखिए, मेरे को जो है मैंने वादा कर लिया तो आपको वोट देना है। ये तमाम चीज़ें कल रात को भी होगी, कल दिन भर भी होगी, क्योंकि यही जो कहा ना कि 48 घंटे में होता क्या है, ये 48 घंटे में होता है। ये वो वोट है जो चेंज होता है, लेकिन कितनी तादाद में चेंज हो पाता है? देखिए, पहले जो थे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। अगर हम आज के 10 साल पहले की बात करें तब इस तरह का प्रभाव ज़्यादा था, अब कम है, लेकिन अभी भी इसका प्रयोग होता है। अभी भी समाज की मीटिंग होती है, हम किसी समाज का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसके नेता आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो इस दल को सपोर्ट करना है, हमें तो इसको करना है, ये हमारा कैंडिडेट है। तमाम चीज़ें चलती है। अब इसमें कौन कर पाता है, क्या बदल पाते हैं, नहीं बदल पाते, ये देखना होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो डोर टू डोर कैंपेन की बात कर रहे हैं हम, वो डोर टू डोर ये है कि पर्ची बांट देंगे, जो कार्यकर्ता है वो पर्ची बांटेंगे। अच्छा, कैश की जगह भी पर्चियां दे देते हैं, मैंने इतना भी सुना है। देखिए कि भाई बाद में इसको कैश करा लेना। नहीं, ऐसा डोर टू डोर तो नहीं होता। ये तो किसी कार्यालय में अगर हो जाए, किसी पार्टी कार्यालय में छोटी मोटी जगह ऐसा हो जाए, जो आप बात करें कि हाँ कुछ जगह छोटे इलाके हैं जहाँ पे। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करता है कि वोट अनमोल है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, और जो इस तरीके की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बोला जाए, शिकायत उनको की जाए, फर्स्ट इंडिया को भेजा जाए, हम भी उन पर एक्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे फलोदी का सट्टा बाजार है, उसकी एक रेट लिस्ट होती है, एक उसके आंकड़े होते हैं, ऐसे ही अलवर के अंदर कुछ अंदर खाने पता चल रहा है कि नेता क्या सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके से कुछ होगा तो एक वोट की कीमत क्या लगा रहे हैं वो लोग।
देखिए विजेंद्र, अभी दिन में कुछ लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि भाजपा की जो जितनी सीटें आ रही हैं, मैं आंकड़ा नहीं कहना चाहता, ठीक है, उस पर वो एक सट्टा लगाने के लिए तैयार थे कि इस तरह का एक सट्टा लगा सकते हैं अगर इतनी सीटें आती हैं। ये दो चीज़ें चलती हैं, एक तो ये कि वो सट्टा बाजार एक चलता है जिस तरह वो चलता है, दूसरा ये कि उससे मार्केट में ये पता लगता है कि कौन लोग जीत रहे हैं। जिसका जितना ज़्यादा भाव है, एक अलग दुनिया है ये, जिसमें ज़्यादा भाव है तो आम आदमी को या दूसरे लोगों को या नेताओं को ये समझने में आसानी होती है कि ये लोग अलग से अध्ययन कर रहे हैं और इनके अध्ययन में अभी इस सीट पर ये पार्टी जीत रही है। तो ये एक तरीका है, हालांकि ये लीगल नहीं है सट्टा और दूसरी चीज़ लीगल नहीं है, फिर भी उसका जिक्र सब जगह होता है। आपने जोधपुर का नाम लिया, एक दो और जगह ऐसी हैं जहां इस सट्टे का लगातार जिक्र होता है। और राजस्थान ही नहीं, बाकी राज्यों में भी कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होगा इस चुनाव में जिनके पास इस सट्टे के भाव नहीं हो कि कौन से सट्टे के, किस पार्टी के, कौन से व्यक्ति के, प्रत्याशी के क्या भाव चल रहे हैं। उससे वो अपना देखते हैं कौन लोग जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। दूसरी बात, आप पर्ची की कर रहे थे, पर्ची उस बात की है कि आपका वोटिंग लिस्ट में कितने नंबर पर आपका नंबर है, आपको कौन से बूथ नंबर पे आपको जाना है। ये पर्ची प्रत्याशियों के कार्यकर्ता, पार्टियों के कार्यकर्ता बांटते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था की थी पिछली बार कि चुनाव आयोग का जो BLO है स्थानीय तौर पर, वो BLO बूथ लेवल जो ऑफिसर होगा वो प्रत्येक व्यक्ति को, मतदाता को पर्चियां देगा ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो, पर्ची लेकर और अपनी एक ID लेकर मतदान केंद्र पर जाए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि आपने अश्विनी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़े से वक्त की कमी है। लक्ष्मीकांत जी, आपने देखे हैं, कई इलेक्शन देखे हैं, आपको दौसा के अंदर क्या नजर आता है? क्या जो पोलिंग बूथ होता है और उसके बाहर जो एजेंट बैठे रहते हैं पार्टियों के, क्योंकि वो भी एक मारामारी होती है कि कौन सा नेता के किस पोलिंग बूथ से या कहीं कि उस एजेंट से कौन पर्ची ले रहा है, क्योंकि जिस एजेंट की टेबल पर ज्यादा भीड़ होती है वहां से अंदाजा लगता है कि अच्छा ठीक है, ये यहां से पर्ची ले रहा है तो मतलब वोट इधर जाएगा। ऐसा होता है? देखिए विजेंद्र, जिस तरह नरेश जी ने कहा था कि मतदाता इतना होशियार हो चुका है, इतना जागरूक हो चुका है कि उस पर इस पर्ची का या किसी बूथ पे जाने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 48 घंटे होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और जहाँ तक अभी जो बात चल रही थी, पूरे डिस्कस में जो बात चल रही थी कि कुछ गलत प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रामीण अंचल में कार्यकर्ता इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पूरे गाँव को नाकाबंदी की जाती है। पुलिस जिस तरह से नाकाबंदी करती है, कार्यकर्ता खुद गाँव में नाकाबंदी करते हैं। एक छोर पर एक पार्टी की गाड़ी खड़ी होती है, दूसरे छोर पर दूसरे लोग खड़े हुए होते हैं कि किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि इस गांव में होकर के ना जाए। तो निश्चित रूप से जिस तरह नरेश जी कह रहे थे कि मतदाता बहुत जागरूक है और पर्ची का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। वोट आपको कास्ट करना है, गुप्त मतदान प्रणाली है भारत के लोकतंत्र की। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि आप आपका मत किसको देकर के आते हैं, इसका बिल्कुल आप सुरक्षित है, खुलासा नहीं हो सकता और इसका पूरा मतदाता इस चीज का पूरा फायदा। लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी, आपका भी शुक्रिया और नरेश जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सच तो ये भी है कि उसके बाद नेता को पता चल जाता है कि मेरे किस पोलिंग बूथ से मुझे कितने वोट मिले हैं और कितने वोट नहीं मिले हैं, और उसका फिर वहां के विकास पर फर्क भी पड़ता है। हमने ऐसा भी देखा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इन 12 सीटों का मंथन इसलिए कर रहा था क्योंकि 48 घंटे के बाद आपको वोट करना है। आप वोट अपने विवेक से कीजिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो, और जो बेहतर कैंडिडेट आपको लगे, तमाम चीजों को पीछे छोड़कर आप उसको वोट कीजिए। और फर्स्ट इंडिया आपके साथ लगातार बना हुआ है। आपको कहीं किसी भी तरीके की समस्या हो, किसी भी तरीके की शिकायत हो, आप सीधा फर्स्ट इंडिया को बताइए। हम भी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करा सकें। और जब पहला वोट पड़ रहा होगा तब से हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।